Hi everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll discuss chapter number 1, period of transition. बेटा जो वर्ड ट्रांजिशन है इसका मतलब होता है चेंज होना, बदलाव होना, अ चेंज फ्रॉम वन थिंग टू द नेक्स्ट. तो बेटा हम उस पीरियड को पढ़ेंगे जिस पीरियड में हमने बहुत ड्रास्टिक चेंजेस देखे. वो ड्रास्टिक चेंजेस हमने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के फॉर्म में देखे, रिफॉर्मेशन मूवमेंट देखा. बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़नी है, जहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत बड़ा चेंज एक आ रहा है सोसाइटी में, कंट्री में, स्टेट में. इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे बेटा अब हम. तो देखो जो फ्यूडलिज्म था ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम था. फ्यूडलिज्म मतलब सामंतवाद होता है. यहाँ पर क्या होता है, राजा अपने पास बहुत सारी सेना नहीं रखता है. राजा 2-4-5 व्यक्तियों को अपॉइंट कर देता है, उन्हें लैंड एरिया दे देता है और कहता है कि भाई इससे टैक्स भी तुम वसूल लो, मेरे लिए सिर्फ आर्मी को मेंटेन करो. ठीक है, उस टैक्स के अमाउंट से आर्मी मेंटेन करो, थोड़ा बहुत तुम्हारा खर्चा पानी निकाल लो. और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे फिर ये भर भर के अत्याचार करते थे किसके ऊपर, लोगों के ऊपर. तो जो फ्यूडलिज्म का जो सिस्टम था ये ऑब्स्टिकल की तरह काम करता था, रुकावट की तरह काम करता था सोशल और कल्चरल डेवलपमेंट्स में. नहीं तो उस टाइम में सोशल डेवलपमेंट हो रहे थे, नहीं तो कल्चरल डेवलपमेंट हो रहे थे. कहाँ पर, मिडिवल यूरोप में. ठीक है, मिडिवल यूरोप में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम थी फ्यूडलिज्म, जो यूरोप में कल्चरल और सोशल डेवलपमेंट नहीं होने दे रही थी. क्लियर है बात. चलो, ड्यूरिंग द कंट्रोल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स, जब फ्यूडल लॉर्ड्स कंट्रोल करते थे मिडिवल यूरोप में, तो वहाँ पर हमने देखा कि बहुत डिक्लाइन हुआ, बहुत डीके हुआ, क्योंकि ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे ये अपने प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाने के लिए नाना प्रकार के अत्याचार करते थे लोगों के ऊपर. पर जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हुआ इस फ्यूडल सिस्टम का, ठीक है, एक टाइम के बाद फ्यूडल सिस्टम ख़त्म हुआ. तो बेटा जैसे ही ये फ्यूडल सिस्टम पूरी तरह टूटता है, बिखरता है, तो यहाँ से हम मानते हैं कि एक नए सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर की शुरुआत होती है. ये जो वर्ड अशर्ड है ये पास्ट फॉर्म है किस वर्ड का, अशर का. और अशर का मीनिंग क्या होता है बेटा, टू गाइड और लीड समवन. ठीक है, टू गाइड और लीड समवन. तो यहाँ पर एक नए एरा की शुरुआत कर रहा है. कौन सा टाइम, वो टाइम जब फ्यूडलिज्म पूरी तरह ख़त्म हो चुका है. ध्यान रखना, अशर्ड मीन्स टू लीड और गाइड और टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश और टू इंट्रोड्यूस. ठीक है, तो सारी चीज़ें याद रखेंगे आप. और बेटा यहीं से हम बोलते हैं कि बिगिनिंग होती है मॉडर्न एरा की. ठीक है, जैसे इंडियन हिस्ट्री थी पास में डिवाइडेड है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, वैसे यूरोपियन हिस्ट्री भी डिवाइडेड है एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न. तो जब से फ्यूडलिज्म का अंत होता है, फ्यूडलिज्म ख़त्म होता है, उसके बाद से हम देखते हैं मॉडर्न एरा की शुरुआत होगी. अब यहाँ पर हम देखेंगे नए नए बदलाव होंगे. देखो डिस्कवरी होना स्टार्ट हो जाएगी पूरे यूरोप में, है ना. अ मूवमेंट ऑफ चेंज आना शुरू होगा एंड डिस्कवरी स्प्रेड अक्रॉस यूरोप. पूरे यूरोप में डिस्कवरी होना चालू होगी. यूरोपियन लोग डिस्टेंट लैंड को डिस्कवर करेंगे, बेटा अपने एरिया को भी डिस्कवर करेंगे, अक्रॉस कॉन्टिनेंट भी ये जाएंगे, विच इज़ नोन एज रेनेसां. और अब यहाँ पर रेनेसां की शुरुआत होगी. ठीक है. अच्छा, एक्चुअली हम एक एग्जैक्ट डे, एक एग्जैक्ट डेट, एक एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकते कि ये कब स्टार्ट हुआ, किस डेट को स्टार्ट हुआ, किस टाइम पे स्टार्ट हुआ, पर हुआ. ठीक है, कब से कब तक का हम एक ब्रॉड टाइम फ्रेम दे देते हैं, 1300 से 1600 AD. इसको ये समझ में नहीं आया बेटा, हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं एक बार. देखो, वन कैन नॉट से विथ सर्टेनली वैन इट एक्चुअली स्टार्टेड. कोई सर्टेनली नहीं बोल सकता है कब स्टार्ट हुआ, बट इट अपीयर्स टू हैव टेकन प्लेस. पर हम ये बोल सकते हैं कि कब हुआ, 1300 से 1600 AD के बीच में हुआ. तो बेटा ये जो पीरियड था ना 1300 से 1600 AD के बीच का, इसमें हुआ क्या, इट रेडिकली अल्टर्ड मतलब मूलतः किस चीज़ में उन्होंने चेंज किया, लोगों के सोचने के तरीके में. ठीक है, लोगों का सोचने का तरीका बदल गया, उनके रहने का तरीका बदल गया. इन फैक्ट इट वॉज दिस चेंज, मतलब अगर हम फैक्चुअली बात करें तो ये वो चेंज था जहाँ पर हम देखते हैं कि एंड होता है मिडिल एजेस का और यहीं से शुरुआत होती है, बर्थ होती है किसकी, मॉडर्न एजेस की. तो इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि फ्यूडलिज्म का एंड हो रहा है, मॉडर्न एरा की शुरुआत हो रही है. और मॉडर्न एरा की शुरुआत कब से कब तक अब हम देख रहे हैं, 1300 से 1600 के बीच में. यहाँ पर लोगों के सोचने समझने का तरीका बदल रहा है, उनके रहने का तरीका बदल रहा है.
अब हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ रेनेसां या रिनाइसेंस। जो आपको इजी लगे वो पढ़ लेना, गूगल पे प्रोनाउंसिएशन देख लेना, हो सकता है मेरा प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर ना हो। तो ये जो टर्म रेनेसां है ये फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, और इसे ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड, इसे ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड, जो लैटिन वर्ड था रेनेस्को, रेनेस्कोर नहीं पढ़ना बेटा, रेनेस्को, रेनेस्को जो लैटिन वर्ड था उससे डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड रेनेसां, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है टू बी बॉर्न अगेन, ठीक है। अब हम वापस से तो पैदा नहीं हो सकते हैं, मतलब हमारे सोचने समझने की शक्ति का फिर से जन्म होना, ठीक है। पहले अब तक हम कुछ और सोच रहे थे, अब कुछ और सोचने लग जाएंगे। टू बी रिन्यूड, टू बी रिवाइव्ड, क्लियर है। तो जो रेनेसां है टर्म वो फ्रेंच वर्ड है, फ्रेंच टर्म है, ठीक है। इसका ये डिराइव कहाँ से हुई है बेटा, लैटिन वर्ड रेनेस्को से डिराइव हुई है, जिसका मीनिंग होता है टू बी बॉर्न अगेन, टू बी रिवाइव्ड, टू बी रिन्यूड, कुछ नया होना, ठीक है। जो हिस्टोरियंस है यूरोप में वो इस टर्म को यूज़ करते हैं उस टाइम को डिस्क्राइब करने के लिए जहाँ पर रिवाइवल होता है ग्रेको रोमन क्लासिक्स का, ठीक है। किसका रिवाइवल होता है, ग्रेको रोमन क्लासिक्स का रिवाइवल, और किसका होता है, आर्ट का, साइंटिफिक इंक्वायरी का जन्म होता है, ठीक है, स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, ह्यूमनिज्म, ग्रीको रोमन क्लासिक्स का रिवाइवल होगा, आर्ट का रिवाइवल होगा। अब आर्ट बहुत बड़ा एरिया है बेटा, म्यूज़िक, डांस, पेंटिंग एक्सेट्रा। स्पिरिट ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी मतलब अब हर व्यक्ति हर चीज़ को साइंस के लेवल पे जाके सोचना चालू करेगा, हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, ब्ला ब्ला। ह्यूमनिज्म मतलब अब सेंटर में ह्यूमन होगा, पहले सेंटर में जहाँ गॉड हुआ करता था हर चीज़ भगवान को देखते हुए डिसाइड होती थी, पर अब ये चेंज होगा और सेंटर में कौन आ जाएगा बेटा, ह्यूमन, ठीक है। ऑल्दो इट बिगेन्स इन इटली, ये इटली में बिगिन हुआ पर ग्रेजुअली ये स्प्रेड हुआ पूरे यूरोप में, है ना, और इसने लोगों के दिमाग को, लोगों के एटीट्यूड को, सब को चेंज करके रख दिया, क्लियर है। तो जो टर्म रेनेसां है, जो वर्ड रेनेसां है, ये फ्रेंच वर्ड है जो ड्राइव हुआ है रेनेस्को से। रेनेस्को का मीनिंग मैं बता चुकी हूँ आपको, रीबर्थ, रिवाइव, ठीक है, सोचने समझने की शक्ति का बदल जाना, हर चीज़ का नए तरीके से करना, ठीक है। तो यहाँ आर्ट बदला, साइंटिफिक इंक्वायरी आई, ह्यूमनिज्म आया। अब हम देखेंगे कि वो कौन से कारण थे जिनसे रेनेसां पीरियड की शुरुआत होगी और कैसे रेनेसां का ग्रोथ होगा। तो फर्स्ट जो है वो है कैप्चर ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल बाय टर्क्स। जो तुर्क लोग थे उन्होंने कैप्चर कर लिया किसको, कॉन्स्टेंटिनोपल को। कॉन्स्टेंटिनोपल का आज का नाम इस्तांबुल है और इस्तांबुल तुर्की की, टर्की की। पहले हम क्या बोलते थे बेटा, इसको टर्की, पर अब इसे बोलते हैं तुर्की। आज की जो करेंट गवर्नमेंट है वो टर्की से ज़्यादा अपने आप को क्या बुलवाना पसंद करती है, तुर्की, कि भाई ये जो वर्ड तुर्की है ये हमारे कल्चर को, है ना, ज़्यादा अच्छे से रिफ्लेक्ट करता है, क्लियर है। तो टर्क्स तुर्क लोग जो थे उन्होंने कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर किया 1453 में, ठीक है। आज टर्की को तुर्की बोला जाता है, तो ध्यान रखना। पता है पहले मुझे भी नहीं पता था, पर मैं पलकी शर्मा को सुनती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये तुर्की क्यों बोलती है। तो बेटा ये जो तुर्की है ये वहाँ की गवर्नमेंट ही चाहती है कि उसे बोला जाए, उससे टर्की ना बोला जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग जो तुर्की है वो बेटर रिफ्लेक्ट करता है उनके कल्चर को, उनके कस्टम को, ठीक है, क्लियर है, उनकी वैल्यूज़ को। और इस्तांबुल आज का नाम है, पहले क्या बोलते थे हम, कंस्टेंटिनोपल। चलो, तो 1953 में जो तुर्क लोग होते हैं वो कंस्टेंटिनोपल को कैप्चर कर लेते हैं, और उस टाइम जो कंस्टेंटिनोपल था ये कैपिटल हुआ करता था बाइजेंटीन एम्पायर का, ईस्टर्न रोमन एम्पायर का, ठीक है। फिर से ध्यान से सुनो, आज कंस्टेंटिनोपल को इस्तांबुल बोलते हैं और इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, पर पहले कंस्टेंटिनोपल किसका कैपिटल हुआ करता था, बाइजेंटीन एम्पायर। बाइजेंटीन एम्पायर कौन सा है, ईस्टर्न रोमन एम्पायर है।
विच हैड बीन इन द हैंड्स ऑफ क्रिश्चियन फॉर मोर देन 1000 ईयर्स। तो जो कंस्टेंटिनोपल है पहले ये क्रिश्चियंस के कंट्रोल में था लगभग 1000 साल तक। इसकी जो लाइब्रेरीज थी उसमें मैन्यूस्क्रिप्ट थी। कौन सी मैन्यूस्क्रिप्ट थी बेटा? ग्रीक रोमन राइटर्स की, क्योंकि 1000 साल तक तो वो किसके पास था? अंग्रेजों के पास था, ठीक है, यूरोपियंस के पास था। तो उसमें अंग्रेज़ बोलना यहाँ पर गलत हुआ, ठीक है, क्रिश्चियन बोलो, क्योंकि अंग्रेज़ बोलना मतलब इंग्लिश, मैं सिर्फ इंग्लैंड की बात करती हूँ, पर जब मैं क्रिश्चियन बोलती हूँ तो मैं जर्मन की भी बात कर रही हूँ, इटालियन एम्पायर की भी बात कर रही हूँ, है ना। तो यूरोप मतलब जहाँ जर्मन्स भी हैं, जहाँ यूरोपियंस भी हैं, जहाँ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर भी है, तो जो क्रिश्चियन थे उनके हाथों में था 1000 साल तक। अंग्रेज़ बोलना थोड़ा सा गलत है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि अंग्रेज सिर्फ इंग्लिश जो है वो इंग्लैंड की लैंग्वेज है ना, यूके की लैंग्वेज है, क्लियर है। तो इसकी जो लाइब्रेरीज थी, क्योंकि क्रिश्चियन कंट्रोल में था, तो लाइब्रेरीज में ग्रीक लिटरेचर भी था, रोमन राइटर्स का लिटरेचर भी था, क्लियर है। पर तो बेटा 1000 साल तक तो जो कंस्टेंटिनोपल था वो किसके कंट्रोल में था? क्रिश्चियन के कंट्रोल में था। पर अब टाइम बदल गया था, अब कंस्टेंटिनोपल को सीज, कंट्रोल, कैप्चर, एनेक्स किसने कर लिया था? सीज, कंट्रोल, कैप्चर, एनेक्स किसने कर लिया था? टर्की ने, ठीक है, मतलब अब यहाँ पर रूल इस्लाम का होगा, ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स थे, जो स्कॉलर्स थे, वो भागे, कहाँ की तरफ भागे? यूरोप की तरफ, ठीक है, कि भाई चलो अब हमें यहाँ से तो जाना पड़ेगा, क्योंकि यूरोप में क्रिश्चियनिटी है, तो वो यूरोप की तरफ भागे, यूरोप के डिफरेंट पार्ट्स की तरफ भागे, ठीक है। तो ये अपने साथ क्या क्या ले गए? रेयर एंड प्राइजलेस मैन्यूस्क्रिप्ट। जब ये यूरोप के डिफरेंट पार्ट की तरफ भाग रहे थे तो ये अपने साथ मैन्यूस्क्रिप्ट लेकर जा रहे थे। उस सिनारियो को सोचो, मैं बहुत बढ़िया स्कॉलर हूँ, राइटर हूँ, मैं क्रिश्चियनिटी को बिलोंग करती हूँ, मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तो इन्वेजन हुआ है, अब मेरा जो कंट्रोलर है वो इस्लामिक होगा, तो मैं वहाँ से भाग रही हूँ। तो मैं कहाँ जाऊँगी बेटा? क्योंकि मैं क्रिश्चियन हूँ यूरोप के डिफरेंट पार्ट में, अब मैं भाग रही हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि मैं अपने साथ बहुत सारी रेयर और प्राइसलेस जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो बहुमूल्य मनुस्मृति है, मैं उनको लेकर के चलती हूँ, ठीक है। तो ये भागे यूरोप के डिफरेंट पार्ट की तरफ, और इन्हें स्पेशली वेलकम किया, कहाँ गया, कहाँ वेलकम इन्हें ज़्यादा किया गया, कहाँ पर स्पेशली इनका वेलकम था? वो था इटली में। क्यों? क्योंकि इटली में बहुत ही फेमस मेन रहते थे, बहुत बड़े स्कॉलर रहते थे, जैसे कि दांते, पेट्रियार्क, बोकाशियो। तो ये लोग ऐसे थे जिनको मैन्यूस्क्रिप्ट की, जिन्हें स्कॉलर्स की वैल्यू पता थी, तो इन लोगों ने इटली में इनका वेलकम किया। जो ग्रीक स्कॉलर थे जो कंस्टेंटिनोपल से आए, द ग्रीक स्कॉलर्स हु केम फ्रॉम कंस्टेंटिनोपल, उन्होंने एनकरेज किया क्लासिक ग्रीक स्टडीज़ को, और वहाँ पर स्कूल खोले। कहाँ पर? फ्लोरेंस, इटली में। फिर से ध्यान से सुनो, जो ग्रीक स्कॉलर थे जो कंस्टेंटिनोपल से आए थे, उन्होंने इटली में जाकर ग्रीक स्टडीज़ को और ज़्यादा एनकरेज किया, वहाँ स्कूल खोले। कहाँ पर? फ्लोरेंस कहाँ पर? इटली में। हंड्रेड्स ऑफ क्लासिकल राइटिंग विच वर अननोन फॉर सेंचुरीज, बहुत सारे क्लासिकल राइटिंग्स बेटा जो सेंचुरीज तक अननोन रही, उन्हें पढ़ा गया बहुत इंटरेस्ट के साथ। कहाँ पर? इटली में और दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में। बेटा क्लासिक राइटिंग थी कंस्टेंटिनोपल में, बहुत ज़्यादा लोग इनके बारे में जानते नहीं थे, समझते नहीं थे, पर अब ये इटली पहुँची हैं, इटली में लोग इनको इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में गई, वहाँ पर भी लोगों ने इनको बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा। अब हम देखेंगे कि भाई कैसे डिक्लाइन होता है इस सामंतवाद का। ये जो फ्यूडलिज्म का सिस्टम था, ये जो क्रूअल सिस्टम था जो इतने सालों तक चला, उसका डिक्लाइन कैसे हुआ। तो बेटा जो फ्यूडल सिस्टम होता था उसमें बड़े बड़े स्टेट्स को ओन करते थे कौन? लैंडलॉर्ड्स, जागीरदार, ज़मींदार, ठीक है। और ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, इनका एक ही काम होता था, शोषण करना, एक्सप्लॉइट करना। वो किसको? किसानों को। बेटा क्योंकि उस टाइम में टेस्को, विप्रो जैसी बड़े बड़े कंपनीज होती ही नहीं थी, तो जो मेजर सोर्स हुआ करता था किसी भी किंग की इनकम का, वो हुआ करता था रेवेन्यू फ्रॉम एग्रीकल्चर लैंड। तो वहाँ से ही मैक्सिमम रेवेन्यू ड्राइव करने की कोशिश की जाती थी, जिसके बहुत बड़ा बड़ा टैक्स लगा दिया जाता था किसानों के ऊपर। तो ये किसान जो थे बहुत परेशान थे, इनका बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो जो फ्यूडल सिस्टम था वो किस चीज़ के अपोज में काम कर रहा था? इनडायरेक्टली। देखो डायरेक्टली नहीं बोल सकते हम, डायरेक्टली कभी फ्यूडल लॉर्ड्स ने नहीं कहा कि आप पेंटिंग मत बनाओ, आप म्यूज़िक मत बनाओ, आप डांस नहीं करो, पर क्योंकि
किसानों की कंडीशन, मैक्सिमम लोग फार्मर्स हैं और वो मैक्सिमम अंडर प्रेशर ही काम कर रहे हैं यार कि हमें टैक्स देना है, तो वो अपनी फील्ड में काम ही नहीं कर पा रहे थे। तो जो फ्यूडल सिस्टम है वो अपोज करता था किसको? प्रोग्रेस को, बेटा इनडायरेक्टली, हाँ, प्रोग्रेस को, सोशल मोबिलिटी को। ये इनइक्वालिटी पे बेस्ड था, जहाँ पर लोगों के पास कोई राइट नहीं थे, कोई बेसिक फ्रीडम नहीं था। तो जैसे जैसे फ्यूडलिज्म का डिक्लाइन होता है 13 और 14 सेंचुरी में, तो यहाँ पर लोग सोचना चालू करते हैं, ठीक है, कि भाई हम भी ये कर सकते हैं, हम भी वो कर सकते हैं। और इससे हम देखते हैं बहुत सारे नए डेवलपमेंट्स होते हैं आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और फिलॉसफी में। तो डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, कला, जिसमें पेंटिंग, म्यूजिक, डांस आ जाएगा। लिटरेचर मतलब राइटिंग, साइंटिफिक इंक्वायरी, साइंस वाली सोच लोगों के मन में आ जाएगी। और बहुत सारे दार्शनिक बोले तो फिलोसफर आएंगे, नई नई फिलोसफीज निकल के आएंगी। बेटा अब हम पढ़ेंगे द न्यू नॉबल्स, ठीक है। अगर आप फ्रेंच सोसाइटी की बात करो तो वहाँ पर आप नॉबल बन नहीं सकते हो, ठीक है, बन नहीं सकते हो, आप बॉर्न होते हो नोबेलिटी में, ठीक है। अगर एक व्यक्ति है जो नॉबल है तो उसका जो बच्चा होगा वो भी नॉबल होगा और उस बच्चे का जो बच्चा होगा वो भी नॉबल ही होगा। ये सिस्टम कहाँ पर था? फ्रेंच में था और यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ में भी था। पर इस सिस्टम को चेंज किया इटली में, ठीक है। अब इटली के जो लोग थे वो मानते थे कि अगर आप क्लासिकल लर्निंग को, क्लासिकल आर्ट को पैट्रोनाइज करते हो, उसे संरक्षण देते हो, तब भी आप नॉवेल बन सकते हो। तो समझ लो कितना बड़ा चेंज है ये। इटली में एक नई चीज़ की शुरुआत हुई कि भाई आपका नॉवल बनना आपके परिवार पे डिपेंड नहीं करेगा, आप थोड़ा बहुत संरक्षण, थोड़ा बहुत ख्याल रख लो किसका? राइटर्स का, म्यूजिशियंस का, पेंटर्स का, ठीक है, तो भी आप नॉवल बन सकते हो। इटालियन मानते थे कि एक व्यक्ति शास्त्र शिक्षा और कला को संरक्षण देकर कुलीनता, नोबेलिटी को हासिल कर सकता है। तो he did not need to be born into family of nobles to become a noble। इस सिस्टम को ही चेंज कर दिया। इटली वाले लोग क्या बोलते थे कि ज़रूरत ही नहीं है कि नॉवल फैमिली में पैदा होना है नॉवल बनने के लिए, आप बस थोड़े से पेंटर्स को, म्यूजिशियंस को, क्लासिक लर्निंग और आर्ट के जो लोग हैं उन्हें पैट्रोनाइज कर लो, संरक्षण दे दो, उनको अपने पास रख लो, उन्हें थोड़ा बहुत पैसा दो, उनकी फैमिली को सपोर्ट करो, आप नॉवल बन जाओगे। बढ़िया सिस्टम था। तो जो रिच मर्चेंट्स थे, जो ट्रेडर्स थे इटली के, अब भैया उनके पास बहुत सारा पैसा आ गया था, अब उनको पैसा कमाना इतना ज़रूरी नहीं था, अब उनके लिए पावर, पोजीशन ज़रूरी थी। एक टाइम आता है ना कि जब भैया पैसा तो बहुत कमा लिया, अब इज्जत चाहिए, पैसा चाहिए। तो वो नॉवल, वो ट्रेडर, जो रिच मर्चेंट्स से जो ट्रेडर्स हैं, जिनके पास अब इनफ मनी है, वो चाहते हैं कि अब उनके पास भी पावर आए, उनके पास भी पोजीशन आए, तो उन्होंने बीड़ा उठाया क्लासिकल लर्निंग का। और इस तरीके से बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट को पैट्रोनाइज किया, उन्हें संरक्षण दिया कि भाई आप लोग अपनी पेंटिंग, अपने म्यूज़िक, अपने डांस पे ध्यान दो, जो रोज़ी रोटी आपकी है, जो पैसा वैसा खर्च के लिए चाहिए, उस सब का ध्यान हम रखेंगे, ठीक है। तो जो इटली के धनी व्यापारी थे जो शक्ति और पद चाहते थे, उन लोगों ने सोचा कि अब हम शास्त्रीय शिक्षक का बीड़ा उठाएंगे, मुद्दा उठाएंगे, इन लोगों को संरक्षण देंगे। और इस तरीके से बहुत सारे विद्वान लोग जो थे, जो स्कॉलर्स थे, इंटेलिजेंट जो लोग थे, जो राइटिंग वगैरह जानते थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर्स थे, उनको इन रिच मर्चेंट्स ने अपने पास रखा। अपने पास रखने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल भी ये नहीं है बेटा कि अपने घर में रख लिया, मतलब उनकी थोड़ी सी जिम्मेदारी उठा ली। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रेड रूट्स बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट, ठीक है। अब एक बड़ी अच्छी बात इन लोगों ने सोची कि भाई जिस एरिया में हम लोग रह रहे हैं, क्या उसके आर पार भी कुछ है? ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं। क्योंकि बेटा ये लोग करते क्या थे, पहले क्रिश्चियनिटी के बाद आया इस्लाम। तो जो एरियाज़ को क्रिश्चियनिटी ने कंट्रोल किया था, इस्लाम धीरे धीरे करके उन्हें एक्वायर कर रहा था। तो अब क्रिश्चियनिटी को लग रहा था कि भाई अब हम तुर्कों से तो लड़ नहीं सकते, तो हम क्या किसी नए एरिया की खोज कर सकते हैं? तो अब काम ये लोग इस पर करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके से इन्हें मिलेगा अमेरिकास, North America or South America. The same Turkish invasion that drove the Greek scholar westward, बेटा टर्किश इन्वेजन, तुर्की का जो इन्वेजन था उसकी वजह से जो ग्रीक स्कॉलर थे ये वेस्ट की तरफ गए थे। मेड ट्रेड रिस्की इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। जिस तरीके से टर्किश इन्वेजन की वजह से बहुत सारे ग्रीक स्कॉलर्स को अपना एरिया छोड़कर वेस्टवर्ड जाना पड़ा, उसी टर्किश इन्वेजन की वजह से अब ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से ट्रेड करना बहुत मुश्किल हो रहा था, क्योंकि मैक्सिमम एरिया किसके कंट्रोल में था? इस्लाम के कंट्रोल में आ गया था।
Therefore it become necessary to find new trade route। अब आपको व्यापार तो करना ही है ना, ट्रेडिंग तो करना ही है, तो नए ट्रेड रूट्स को फाइंड करना है। क्या बात समझ में आई कि अब नए ट्रेड रूट्स की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि भैया तुर्कों ने बहुत बड़े एरिया को कंट्रोल कर लिया, मेडिटेरेनियन से आप ट्रेड कर नहीं पाओगे ईस्टर्न मेडिटेरेनियन से, तो क्या करें, नए रास्ते ढूंढो। चलो ढूंढते हैं। अब नए रास्ते कहाँ जाने के लिए ढूंढना था? इंडिया की तरफ जाना, ईस्ट की तरफ जाना, ठीक है बेटा। इंडिया को या और फार ईस्ट को इनको क्यों सर्च करना था? चाइना से ये लेते थे सिल्क, इंडिया से ये लेते थे स्पाइसेस, कॉटन, तो इंडिया तक पहुंचना, चाइना तक पहुंचना, है ना, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया पहुंचना बहुत इनके लिए ज़रूरी हो गया था। तो ये लोग ढूंढ रहे हैं नए रास्ते, कैसे पहुंच सकते हैं, कैसे पहुंच सकते हैं, क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन वाला पार्ट है अब ये इनके काम का नहीं रहा इस्लामिक इन्वेजन्स के बाद, टर्किश इन्वेजन के बाद। तो इट वॉज इन सर्च ऑफ दिस न्यू रूट्स, नए रास्तों की तलाश में जो वास्को डी गामा थे वो केप ऑफ गुड होप यहाँ से निकले हैं। केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करें, ये इसको बोलते हैं बेटा केप ऑफ गुड होप। कहाँ पहुँचे? इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पे पहुँचते हैं। कहाँ पर पहुँचते हैं? वेस्टर्न कोस्ट पे कोझिकोड पहुँचते हैं, जिसको पहले कैलीकट कहा जाता था। तो ये नए रास्तों की तलाश में वास्को डी गामा चलते हैं, केप ऑफ गुड होप को क्रॉस करते हैं। अब चलने का मतलब चलना नहीं, सेल करना, मतलब शिप में बैठ के चल रहे हैं। वो पहुंच जाते हैं इंडिया 1498 में। और इसके अलावा जो फर्डिनेंड मैगेलन थे, जो कि पोर्तुगीज़ नॉवल मैन थे, वो पूरे ग्लोब का चक्कर लगा के आते हैं। 1519 में निकलते हैं और 1519 में चलना चालू करते हैं। फर्डिनेंड मैगेलन पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा के, पूरे ग्लोब का एक चक्कर, ग्लोब का क्या, पूरे अर्थ का एक चक्कर लगा के 1521 में उसी जगह वापस पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो फर्डिनेंड मैगेलन जहाँ से चले 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 फिर यहाँ से घूमे 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 वापस ये आ जाते हैं यहाँ पर। 2 साल चलते हैं बेटा ये ओशन में। तो फर्डिनेंड मैगेलन जो कि एक पोर्तुगीज़ नॉवल मैन थे, वो पूरी अर्थ का चक्कर लगाते हैं 1519 से 21 के बीच में, और वापस उसी जगह आ जाते थे जहाँ से जर्नी उन्होंने चालू की थी। न्यू रूट्स बिटवीन यूरोप एंड ईस्ट ब्रॉड ग्रेट प्रॉस्पेरिटी। अब बेटा ये जो रास्ते ढूंढ लिए गए थे ना यूरोप और ईस्ट के बीच में, इससे इटालियन सिटीज़ को बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी मिलती है। इटालियन सिटीज़ बहुत प्रॉस्पर हो जाती हैं क्योंकि नए ट्रेड रूट्स मिल गए हैं ना, तो प्रॉस्पेरिटी आनी है। प्रॉस्पेरिटी मतलब होता है समृद्धता, ठीक है। तो इटालियन सिटीज़ में बहुत प्रॉस्पेरिटी आई। इटली सेंटर था सारे ट्रेड रूट्स का, तो यहाँ से बहुत ही जल्दी रेनेसां पूरे यूरोप में फैल गया, क्योंकि ट्रेडिंग पर्पस से अगर कोई व्यक्ति इटली में आएगा बहुत कुछ वहाँ से सीखेगा और फिर अपनी कंट्रीज़ में, मतलब पूरे यूरोप में ये लेके जाएगा। पैट्रोनेज एक्सटेंडेड बाय द किंग्स। अब जो पैट्रोनेज था, पैट्रोनेज मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, संरक्षण देना किसको? लॉरिएट्स को, स्कॉलर्स को, आर्टिस्ट को। तो बेटा ये जो पैट्रोनेज था जो किंग्स करते थे, नॉवेल्स करते थे, एमिनेंट पर्सन करते थे, ये भी एक रीज़न रहा जिसकी वजह से रेनेसां का ग्रोथ हुआ, ठीक है। पहले पैट्रोनेज सिर्फ कौन करते थे? किंग्स। भैया राजा के कोर्ट में एक म्यूजिशियन होता था, बहुत सारे डांसर्स होते थे, पेंटर्स होते थे जो उनकी पेंटिंग बनाया करते थे, उनकी बायोग्राफी लिखा करते थे। पर अब किंग्स से एक्सटेंड होके पैट्रोनेज वाला सिस्टम नॉबल्स के पास भी आ गया, एमिनेंट पर्सन के पास भी आ गया, तो रेनेसां की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है कि अब सिर्फ जो हमारे पेंटर्स हैं, म्यूजिशियन हैं, स्कॉलर्स हैं, ये किंग के कोर्ट तक लिमिटेड नहीं है। इटली में हुआ क्या बेटा? इटली के जो मेडिसीज थे, ठीक है, मेडिसी बोले तो वो पावरफुल इटालियन पीपल जिनका बैंकिंग सिस्टम भी प्रॉपर काम करता था, जो बैंकर्स की तरह काम करते थे, है ना, जो पॉलिटिकली भी बहुत पावरफुल थे। तो जो इटली के मेडिसीज थे, ये मेडिक्स थे, हम इनको वेल्दी फैमिली भी बोल सकते हैं, ठीक है। जो पोप थे फ्रांस के, किंग फ्रांसिस I जो इंग्लैंड से थे, फेमस क्वीन एलिजाबेथ I, और स्पेन में एम्परर चार्ल्स V, ये सब जो थे इन लोगों ने बहुत हेल्प की न्यू लर्निंग में, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि अब पैट्रोनेज का एक्सटेंशन हो चुका है। राजा महाराजा के अलावा भी बहुत सारे लोग पैट्रोनेज देते हैं। इनमें शामिल थे इटली के मेडिसीज, पोप फ्रांस के, किंग चार्ल्स I, फेमस क्वीन एलिजाबेथ I,
स्पेन एम्परर चार्ल्स वेब, इन सब ने बहुत हेल्प किया न्यू लर्निंग में। प्री क्रिश्चियन क्लासिकल लर्निंग, जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ थी लोगों की यूरोप में, उसे डोमिनेट करते थे कौन बेटा? कैथोलिक चर्च फॉर सेंचुरीज। इवन राजा की पावर भी कम हुआ करती थी, राजा से भी, किंग से भी ज़्यादा पावरफुल हुआ करते थे चर्च। तो जो इंटेलेक्चुअल और कल्चरल लाइफ थी लोगों की, बहुत टाइम तक यूरोप में कौन डोमिनेट करता रहा? कैथोलिक चर्च। पर जो डोमिनेशन था चर्च का वो वीक हुआ विद द रिवाइवल ऑफ प्री क्रिश्चियन क्लासिकल लर्निंग। एक टाइम ऐसा आया कि चर्च थोड़े से वीक हो गए, रिफॉर्मेशन मूवमेंट्स वगैरह जब आई तो चर्च थोड़े से वीक हो जाते हैं। इवन दो जो न्यू लर्निंग होती है उसे क्या कहा जाता था? पैगन, पैगन लिटरेचर। तो बेटा जो नई लर्निंग थी इसको किसकी उपमा मिली, किस तरीके से इसे कंसीडर किया गया कि ये बुत परस्त है, प्रतिमा पूजक है, मूर्ति पूजक है। पर वहीं पर जो पोप थे वो कौन थे बेटा? स्पिरिचुअल लीडर्स हुआ करते थे। जो पोप्स थे वो कौन थे? स्पिरिचुअल लीडर हुआ करते थे क्रिश्चियनडम के, मतलब क्रिश्चियनिटी के जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उन्हें हम पोप कहते हैं। उन्होंने अपने सपोर्ट को हमेशा इंटेलेक्चुअल मूवमेंट की तरफ ही दिया। क्लियर है? तो जो नई लर्निंग थी उसे पैगन लिटरेचर कहा गया कि भाई ये तो मूर्ति पूजक है, प्रतिमा पूजक है। पर वहीं जो पोप थे वो चाहते थे कि भाई इंटेलेक्चुअल मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, उसकी सपोर्ट में वो आए। अब हम बात करेंगे ह्यूमैनिज़्म की। तो जब मिडिवल पीरियड चल रहा था तो बेटा रिलीजियन, धर्म एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता था लोगों के जीवन में। हर व्यक्ति धर्म के हिसाब से चलता था, धर्म के कंट्रोल में था। पर जो रेनेसां के स्कॉलर थे उन्होंने वो आइडियाज़ और वो बिलीव्स जो मिडिवल एजेस के थे उन्हें पूरी तरह डिस्कार्ड किया कि भाई ये किसी काम के नहीं है, क्योंकि आपके घर में ऐसा होता था तो ऐसा होता रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। उन लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे दिया? ह्यूमैनिस्टिक वैल्यू पे दिया कि भाई जो भी धर्म हो वो धर्म हो जो मनुष्य के सेंटर में रख के चलता हो, जो मनुष्य की अच्छे जीवन की कामना करे, उसके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाए, उसके ऊपर रहे, ना कि के धर्म के हिसाब से मानव चले, मानव के हिसाब से धर्म का चलना चाहिए। ये कहते थे कौन? ह्यूमैनिस्टिक जो राइटर्स थे, ह्यूमैनिस्टिक जो सोच रखने वाले लोग थे। तो ठीक है, मिडिवल पीरियड में हमने देखा कि धर्म का एक इम्पॉर्टेंट रोल होता था लोगों के जीवन में, हर चीज़ को कंट्रोल करने वाला धर्म होता था। पर जो रेनेसां स्कॉलर थे उन्होंने धर्म को एक तरीके से पूरी तरह डिस्कार्ड कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो आइडियाज़ और बिलीव्स थे मिडिवल एजेस के, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ह्यूमनिस्टिक वैल्यू पे था। उनका बिलीव था कि भाई आदमी में बहुत ताकत है, वो सब कुछ कर सकता था। दे बिलीव्ड इन द एबिलिटी ऑफ मैनकाइंड, और आदमी चाहे तो अपने आप को खुश रख सकता है, अपने आप को दुखी कर सकता है, परफेक्ट लाइफ जी सकता है विदाउट द असिस्टेंस ऑफ धर्म। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में धर्म नहीं है तब भी वो खुश रह सकता है, एक अच्छा जीवन जी सकता है। तो जो ह्यूमनिस्ट स्कॉलर थे उनका एम्फेसिस ह्यूमन वैल्यूज़ पे ज़्यादा था, मानवतावाद पे ज़्यादा था, है ना। और वो चर्च को क्रिटिसाइज़ करता था फॉर इग्नोरिंग दैम। चर्च तो ऐसा था कि भाई हमें आपकी बात नहीं सुननी है, आप हमारी बात सुनो, हमारे हिसाब से चलो, ऐसा ही होना चाहिए। पर जितने भी ह्यूमनिस्टिक स्कॉलर्स थे उन्होंने ह्यूमन वैल्यूज़ पे ही ज़्यादा ध्यान दिया, चर्च को क्रिटिसाइज़ किया। इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस। तो भाई प्रिंटिंग प्रेस का इन्वेंशन एक बहुत बड़ा चेंज सोसाइटी के अंदर लेके आने वाला था, इसीलिए प्रिंटिंग प्रेस को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। जब इन्वेंशन हुआ प्रिंटिंग प्रेस का 15th सेंचुरी के मिडल में, तो बुक्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लग गई। लार्ज क्वांटिटीज़ में अगर बुक को प्रोड्यूस करना है, बुक का प्रोडक्शन चाहिए, तो प्रिंटिंग प्रेस की ज़रूरत थी। क्योंकि बेटा जो स्किल राइटर्स होते थे, जो स्क्राइब्स होते थे, उनकी भी अपनी कैपेसिटी होती थी, कई बार वो मैन्युस्क्रिप्ट में चेंज भी कर देते थे। तो इसीलिए बेटर था कि हमें प्रिंटिंग प्रेस मिले। प्रिंटिंग प्रेस आई तो लार्ज नंबर में बुक भी आ गई। जो होली बाइबल हुआ करती थी और जो बहुत सारी रिलीजियस क्लासिक बुक्स थी वो प्रिंट होने लग गई और जनरल पब्लिक तक अवेलेबल होने लग गई। मतलब पहले ऐसा होता था कि बाइबल को पढ़ के समझाने का काम सब किसके पास था? पादरी के पास था, पोप फादर के पास था, है ना, पोप्स के पास था। पर अब आपके पास बाइबल है, आपको पढ़ना लिखना आता है, आप उसको खुद पढ़ सकते हो, खुद उसको समझ सकते हो, दूसरी रिलीजियस बुक को आप पढ़ सकते हो। बेटा जैसे ही प्रिंटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन चालू होता है बुक्स का, लोगों के एटीट्यूड में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, नई अवेकनिंग, नई जागरूकता आ जाती है पूरे यूरोप में। जब आप बुक पढ़ने लगते हो तो आपका मेंटल स्टेटस तो चेंज होता है। तो बेटा हम प्रिंटिंग प्रेस को किस तरीके से देखते हैं कि भाई ये आई और यूरोप में इंटेलेक्चुअल अवेकनिंग हुई, लोगों के सोचने समझने का तरीका चेंज हुआ, अब वो ज़्यादा बेटर तरीके से सोच पा रहे थे।
Thus, the printing press brought about intellectual awakening in Europe. बौद्धिक जागरूकता यूरोप में लाने वाली कौन थी? प्रिंटिंग प्रेस। इनसे प्रिंट हुई बुक्स। अब हम देखेंगे द एज ऑफ जोग्राफिकल डिस्कवरीज। हमने डिस्कवरी की नए नए जोग्राफिकल एरियाज़ की। जो एज थी रेनेसॉ की, उसमें हमने देखा कि एक नई स्पिरिट ने जन्म लिया। वो स्पिरिट थी एडवेंचर की। ठीक है, जो यूरोपियन पीपल थे, अब उनके अंदर स्पिरिट ऑफ एडवेंचर आ गई थी। वो नई नई जगहों को, डिस्टेंट लैंड्स को, अननोन लैंड्स को एक्सप्लोर करने की तरफ जा रहे थे वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में। तो ठीक है, रेनेसॉ का एक नया फीचर, फीचर ये भी है, नया फीचर क्या, एक फीचर ये भी है कि यहाँ पर लोगों की स्पिरिट जो थी फॉर डिस्कवरिंग डिस्टेंट अननोन न्यू लैंड्स, वो भी बढ़ गई। लोग दुनिया भर में जाने लग गए नई नई जगहों को ढूंढने के लिए। जो ऑटोमन टर्क्स थे, उन्होंने कैप्चर कर लिया था कंस्टेंटिनोपल का, है ना, इस्तांबुल जो आज का है, जो कंस्टेंटिनोपल पुराना था, उसको पूरी तरह से कैप्चर कर लिया था तुर्कों ने। और जो ज़मीन थी उसके आसपास, उसको भी कंट्रोल कर लिया। तो जो ईस्ट की तरफ जाने वाले सी रूट्स थे, उनके ऊपर कंट्रोल किसका हो गया? तुर्कों का हो गया। इस वजह से जो सप्लाई थी, किस किस चीज़ों की सप्लाई बेटा, क्या क्या जाता था ईस्ट से यूरोप की तरफ? स्पाइसेस, मसाले, गोल्ड, सोना, सिल्वर, चांदी, सिल्क क्लोथ, है ना, और बहुत सारे प्रेशियस स्टोन जाते थे। तो अब ये जा ही नहीं पा रहे हैं, इनकी पूरी तरीके से सप्लाई रुक गई है, क्योंकि ये जो मेडिटेरेनियन सी वाला रूट था, यहाँ ये देखो, ये कंस्टेंटिनोपल के कंट्रोल में आ गया। तो अब ये ईस्टवर्ड बेचारे गरीब जा ही नहीं पा रहे हैं। अब जा नहीं पा रहे हैं तो वहाँ से स्पाइसेस, गोल्ड, सिल्वर ला नहीं पा रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक नई क्लास का जन्म होगा जो एडवेंचरस होगी, जो नए नए रास्तों को ढूंढेगी। कहाँ की तरफ जाने के लिए? गोल्डन ईस्ट की तरफ जाने के लिए। ये गोल्डन ईस्ट की तरफ जाना चाहते हैं, इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं, और फिर बुक्स में लिख देते हैं इंडिया वॉज डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा। डिस्कवर नहीं किया बेटा, उसने सिर्फ रास्ता डिस्कवर किया है। ठीक है, इंडिया तो बहुत पहले से था बेटा। अगर हम जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ की बात करें जो 15th सेंचुरी में हुई, जैसे 1492 में अमेरिकाज़ की खोज, 1498 में इंडिया के लिए जो रास्ता इनको मिल गया, ये जो जोग्राफिकल डिस्कवरीज़ थी जो यूरोप में हुई, है ना, ये किसके एफर्ट्स की वजह से हुई? प्रिंस हेनरी के एफर्ट्स की वजह से हुई, जो कहाँ के थे? पोर्चुगल के थे, पुर्तगाल के। इन्होंने स्कूल ओपन किया है, एस्टेब्लिश स्कूल फॉर नेविगेटर्स के लिए इन्होंने स्कूल ओपन किया और एनकरेज किया एक्सटेंसिव जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशंस को। प्रिंस हेनरी ने एक स्कूल ओपन किया नेविगेटर्स के लिए, जहाँ पर उन्होंने एनकरेज भी किया कि जाओ जोग्राफिकल एक्सप्लोरेशन करो। इनके एनकरेजमेंट की वजह से ही नेविगेशन बहुत ज़्यादा प्रमोट हुआ। प्रिंस हेनरी को हम पॉपुलरली किस टाइटल से भी जानते हैं? द नेविगेटर। तो पूछा जाएगा किसको वो नेविगेटर के नाम से जाना जाता है, हु इज़ पॉपुलरली नोन एज द नेविगेटर, तो वो है प्रिंस हेनरी, क्योंकि इनके एनकरेजमेंट की वजह से ही नए नए सी रूट्स मिल पाए। बेटा बार्थोलोमियो डियाज जो थे, वो सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका तक तो पहुंच गए थे। ठीक है, ये जो अफ्रीका है इसके सदर्न टिप तक कौन पहुंच गए थे? बार्थोलोमियो डियाज। ठीक है, कि भाई मैं इंडिया के लिए नए नए रास्तों की खोज करूंगा। तो यहाँ पर आके बेचारे थोड़ा सा थक गए, इसके आगे ये इंडिया तक नहीं पहुँच पाए, क्योंकि बेटा यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर इंडियन ओशन है, यहाँ पर एंटार्क्टिक ओशन है। तो यहाँ पर इनको आगे लगा कि यार हो सकता है शायद मैं गलत आ गया हूँ, जो भी कुछ, या इनके मॉरल जो थे थोड़े से डाउन हो गए होंगे। तो बार्थोलोमियो डियाज सदर्न टिप ऑफ अफ्रीका तक तो पहुँच गए थे इन ऑर्डर टू फाइंड अ सी वे एंड ट्रेड रूट टू इंडिया। अल्टीमेट पर्पस जो बार्थोलोमियो का यही था कि इंडिया के लिए नया रास्ता मिल जाए, पर वो ढूंढ नहीं पाते हैं। इट वॉज नेम द केप ऑफ गुड होप। इसे ही क्या नाम दिया गया बेटा? केप ऑफ गुड होप। क्यों दिया गया ये नाम? बिकॉज ऑफ द ग्रेट ऑप्टिमिज्म जनरेटेड बाय द ओपनिंग ऑफ सी रूट टू इंडिया, क्योंकि यहीं से एक नया ऑप्टिमिज्म जनरेट हुआ कि भाई अब हम सी रूट ढूंढ पाएंगे इंडिया के लिए, ईस्ट के लिए। तो इसीलिए नाम इसे दे दिया गया केप ऑफ गुड होप। 1498 में जो वास्को डी गामा थे, जो कि एक पोर्तुगीज़ एक्सप्लोरर थे, उन्हें नया सी रूट मिल जाता है, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट होता है।
बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है बेटा। क्यों? क्योंकि इंडिया एक ऐसी प्लेस थी जहाँ से गोल्ड, प्रीशियस स्टोन्स, इवन सिल्क, कॉटन, स्पाइसेस सब कुछ यूरोप जा सकता था। ये तो आपने बार बार पढ़ा होगा कि 1498 में इंडिया की लिए नए सी रूट को ढूंढा वास्को डी गामा ने, पर ब्राज़ील 1500 में किसने ढूंढा ये आपको नहीं पता होगा। तो व्यक्ति थे पेड्रो अल्वारेस कैब्रल। पेट्रोस अल्वारेस कैब्रल ने 1500 में किसको खोजा? ब्राज़ील को। कैब्रियल ने डिस्कवर किया ब्राज़ील को। और बेटा खटाखट फटाफट ये जो डिस्कवरीज़ हो रही थी जिनको करने वाले थे पोर्तुगीज़, तो ये जो डिस्कवरीज़ थी जो पोर्तुगीज़ कर रहे थे, इसकी वजह से एनकरेजमेंट मिलता है दूसरी कंट्रीज़ को भी कि भाई हमें भी हमारे सेलर्स को भेजना चाहिए डिस्टेंट न्यू लैंड्स को डिस्कवर करने के लिए। तो दीज डिस्कवरीज मेड बाय द पोर्तुगीज़ ऑल्सो एनकरेज अदर कंट्रीज़, उन्होंने दूसरी कंट्रीज़ को भी एनकरेज किया। अब हम क्रिस्टोफर कोलंबस को पढ़ेंगे। तो जो वॉयज था कोलंबस का, उसे फाइनेंस किया था स्पेनिश रॉयल कपल ने, किंग फर्डिनेंड और क्वीन इज़ाबेल ने। किंग फर्डिनेंड और किंग इज़ाबेल ने कोलंबस के वॉयज को फाइनेंस किया था। ऐसे ध्यान से सुन लो बेटा, जो क्रिस्टोफर कोलंबस थे उनका जो वॉयज था उसे फाइनेंस करने का काम किया था स्पेनिश रॉयल कपल ने। ठीक है, कौन थे वो कपल? किंग फर्डिनेंड और उनकी वाइफ क्वीन इज़ाबेल। कोलंबस ने बहुत सारे वॉयजेस किए, जमाइका को ढूंढा, पोर्टोरिको को ढूंढा, त्रिनिदाद को ढूंढा, कोस्ट ऑफ वेनेजुला को ढूंढा। ही बिलीव दैट ही हैड फाउंड अ रूट टू ईस्ट। उनका जब ये सारी चीज़ें ढूंढ रहे थे तो क्रिस्टोफर कोलंबस का मानना था कि वो ईस्ट की तरफ है। ठीक है, बट लिटिल डिड ही रियलाइज दैट ही हैज़ एक्चुअली डिस्कवर्ड अ न्यू कॉन्टिनेंट। पर बाद में उनको ये रियलाइज़ हो गया कि भाई ये इंडिया ईस्ट की तरफ तो मैं नहीं हूँ, मैंने एक नया कॉन्टिनेंट डिस्कवर कर लिया जिसका नाम है अमेरिका। क्लियर हुई बात? चलो अब हम अमेरिगो वेस्पुची की बात करेंगे। अमेरिगो वेस्पुची जो इटालियन एडवेंचरर थे वेस्पुची। अमेरिकन वेस्पुची कहाँ से थे? इटली से थे। उन्होंने 4 वॉयजेस किए। ठीक है, टू द रीजन विजिटेड बाय कोलंबस। कोलंबस ने जिस रीजन को ढूंढा था वहाँ पर 4 वॉयज किसने भी किए? वेस्पुची ने भी किए। ठीक है, तो बेटा जो मार्टिन वेल्स म्यूलर थे जो कि जर्मन कार्टोग्राफर थे। कार्टोग्राफर कौन होते बेटा? वो व्यक्ति जो मैप बनाना जानते हैं। वाइल ड्राइंग द मैप ऑफ द वर्ल्ड, जब वो मैप बना रहे थे वर्ल्ड का, तो उन्होंने न्यू वर्ल्ड कहा किसको? अमेरिका को, इन द ऑनर ऑफ अमेरिगो वेस्पुची। इनके अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, जैसे फर्डिनेंड मैगेलन हैं, कॉट्स हैं, जॉन केबॉट हैं, फ्रांसिस ड्रैक हैं। इन्होंने भी बहुत सारे वॉयजेस किए और नए एरियाज़ को डिस्कवर किया। अब बेटा हम लोग पढ़ेंगे इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर। तो जो रेनेसां पीरियड था यूरोप में, उसमें हमने देखा कि एक नया एरा आया लिटरेचर के लिए। आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट जो था इंटेलेक्चुअल रिवाइवल का, ठीक है, उसमें हमने देखा कि नेटिव लैंग्वेजेस का यूज़ हुआ लिटरेरी राइटिंग के लिए। जैसे बेटा हमारे इंडिया के लिए संस्कृत है, वैसे ही यूरोप के लिए लैटिन है। तो पहले बहुत सारा कुछ लैटिन में लिखा जाता था, पर बाद में नेटिव लैंग्वेजेस में भी बहुत कुछ लिखा जाने लगा। तो जो रेनेसां था यूरोप में, उसने नए एरा की शुरुआत की। किसके लिए? लिटरेचर के लिए। ब्रॉट अ न्यू एरा इन लिटरेचर। आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट ऑफ द इंटेलेक्चुअल रिवाइवल, जो आउटस्टैंडिंग इम्पैक्ट था इंटेलेक्चुअल रिवाइवल का, वो ये था कि नेटिव लैंग्वेजेस का यूज़ हो रहा था लिटरेरी राइटिंग के लिए। जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज थी उन्होंने रिप्लेस कर दिया था लैटिन को एज द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, ड्रामा, फिक्शन। पहले पोट्री, ड्रामा, फिक्शन हर चीज़ लैटिन में लिखी जाती थी, पर जो मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेजेस थी अब उन्हें भी बल मिलने लगा था। अब उनमें भी पोइट्री, ड्रामा, फिक्शन को लिखा जा रहा था। और ये सब किसका इम्पैक्ट था? इंटेलेक्चुअल रिवाइवल का। Thus, Renaissance lead to the development of vernacular languages in Europe. तो Renaissance पीरियड में ही वर्नाकुलर लैंग्वेजेस का यूज़ होता है यूरोप में। बिफोर इट वॉज नॉट देयर। जैसे हमारे इंडिया के लिए संस्कृत है, यूरोप के लिए लैटिन हुआ करती थी। तो लैटिन पढ़ना, समझना, जानना, बोलना एक बड़ी बात हुआ करती थी। पर रेनेसां के टाइम में उसको थोड़ा सा हटाकर नेटिव लैंग्वेजेस को प्रमोट किया गया।
दांते, पैट्रियार्क, थॉमस मोर, मैकियावेली, सॉसर, शेक्सपियर, स्पेंसर, इन लोगों ने एनरिच किया लिटरेचर को अपनी राइटिंग्स के थ्रू। फिर से सुनो बेटा, दांते, पैट्रियार्क, थॉमस मोर, मैकियावेली, चॉसर, शेक्सपियर, स्पेंसर, इन लोगों ने एनरिच किया है लिटरेचर को अपनी राइटिंग्स के थ्रू। तो जो रेनेसा था उसने नई लाइफ दी है लिटरेरी पर्सुएट्स को भी। जो स्कॉलर्स थे उन्होंने अपने काम से एक नया एक्सप्रेशन दिया है थॉट्स को, एस्पिरेशंस को। किसके थॉट्स को, किसके एस्पिरेशंस को? यूरोपियन पीपल के। बेटा हम वीडियो को यहीं पर कर रहे ख़त्म पार्ट 1 का। पार्ट 2 में हम लोग डिस्कस करेंगे इम्पैक्ट ऑन आर्ट्स। If you have any doubt, any problem, do write in comment section. Even if you want some changes in the video format, do write it comment section.